नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने घग्गर नदी के ऊपर चर्चा कर ली थी और जो कि आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी थी। अब हम राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी जिसका नाम कातली नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। के बारे में पढ़ेंगे कातली नदी। तो सभी विद्यार्थी जो आज की नदी है उसका नाम लिख लो, कातली नदी। क्या नाम है? कातली नदी। कातली। लिख लिया? देखो, इसको कांठली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठली नदी भी कहते हैं। और इसे मौसमी नदी के नाम से भी जाना, इस नाम से जाना जाता है। मौसमी नदी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देखो, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? सीकर में होता है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से। तो यहाँ से तो इसका उद्गम होता है। फिर ये खंडेला में बहती हुई इसी नदी के किनारे पर एक सभ्यता विकसित हुई है जिसका नाम क्या है? गणेश्वर सभ्यता। और एक और सभ्यता जिसका नाम क्या है? सुनारी सभ्यता। कौन सी है? सुनारी सभ्यता। और इस नदी की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। और मंडरेला के पास में, कहाँ पर? मंडरेला क्षेत्र में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो खंडेला टू मंडरेला चलती है और 100 किलोमीटर तक चलती है। बहती, मतलब चलने से तात्पर्य क्या है? बहने से है। तो अन्य नाम लिख लिया आपने इसका? सबसे पहले आप लिखेंगे इसके बारे में उद्गम। उद्गम लिखो, खंडेला की पहाड़ी। कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी। और खंडेला की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? सीकर में। लिख लिया? खंडेला की पहाड़ी सीकर। ऐसे लिखना। यह नदी मंडरेला गांव ब्रैकेट में झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है। तो विलुप्त कहाँ होती है? मंडरेला गांव में। और ये जो मंडरेला पड़ता है ना, चूरू की सीमा के पास में पड़ता है। होने को तो मंडरेला कहाँ पर है? झुंझुनू में है। लेकिन चूरू की सीमा के पास में। और कभी जब इसमें ज्यादा पानी आ जाता है तो इसका पानी थोड़ा आगे तक और चल जाता है। तो कई बार तो इसको हम 2 जिलों में बताते हैं। बाकी इसका मुख्य विस्तार 2 जिलों में ही बताना है आपको। कौन से जिले? सीकर और झुंझुनू। लिखो, यह नदी 2 जिलों में प्रवाहित होती है। 2 जिलों में प्रवाहित होती है। 2 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 2 जिलों में प्रवाहित होती है। और 2 जिले कौन कौन से? एक तो सीकर है और एक झुंझुनू है। दोनों जिलों में, सीकर और झुंझुनू, इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। लिख लिया? कौन से जिलों में प्रवाहित होती? सीकर और झुंझुनू में प्रवाहित होती। लंबाई लिख लो इसकी, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। देखो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। देखो, सामान्यतः ये कहाँ पे जाके विलुप्त होती है? मंडरेला गांव में हो जाती। लेकिन अगर इसमें
पानी की मात्रा अधिक आ जाती है तो चूरू में जाके विलुप्त होती है। नोट। लेकिन अधिक वर्षा होने पर लेकिन अधिक वर्षा होने पर लेकिन अधिक वर्षा होने पर चूरू जिले में प्रवेश कर, और चूरू में भी रेत के टीले ही हैं और क्या, चूरू जिले में प्रवेश कर रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। आपसे पूछा जाए कि कांतली नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है, आपको क्या जवाब देना है? 2 में। लेकिन कभी विकल्प आ जाए 3, 4, 5, 6 तो फिर कितनी बताओगे? फिर तो 3 मानना पड़ेगा। 3 कौन कौन से मान रहे हो फिर? सबसे पहले सीकर, फिर झुंझुनू और फिर चूरू मानना पड़ेगा। अब देखो, ये जो कांतली नदी का जो बेसिन क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? तोरावटी बेसिन कहते हैं। और इसके आसपास जो पहाड़ियां उनको क्या बोलते हैं? तोरावटी की पहाड़ियां। और इसके आसपास की जो भाषा बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? तोरावटी भाषा। लिखिएगा, तोरावटी बेसिन को ही, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना, सुनना सुनो, क्या लिखा आपने? तोरावटी बेसिन लिख लिया। तोरावटी बेसिन के बारे में लिखो, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को ही तोरावटी बेसिन कहते हैं। देखो, शेखावटी क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है ना? देखो, ये शेखावटी क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है। ये शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। लिख लिया? देखिए विद्यार्थियों, ये जो कांतली नदी है इसके किनारे 2 सभ्यताएं विकसित हुई है। कौन कौन सी? एक तो गणेश्वर सभ्यता और एक सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता पड़ती है नीम का थाना में। कहाँ पड़ती है? नीम का थाना सीकर में। कहाँ पड़ती है? नीम का थाना सीकर में। और सुनारी सभ्यता कहाँ पड़ती है? खेतड़ी में। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। अगला फैक्ट लिखो, कांतली नदी के किनारे पर ही, जानवर है क्या खा रहा है उसको? कांतली, ये कुत्ता खाता है ना, ऐसे लोग ही खाता है वैसे खा रहा है। लिखो, कांतली नदी के किनारे, मैं सोच रहा हूँ दोहरा तो नहीं पड़ गया कहीं इसको। कांतली नदी के किनारे पर 2 सभ्यताएं विकसित हुई है। 2 सभ्यताएं विकसित हुई है। 2 सभ्यताएं विकसित हुई है। और 2 सभ्यताएं कौन कौन सी? पहला लिखो, गणेश्वर सभ्यता। और दूसरी सुनारी सभ्यता। अब वैसे तो देखो, पूरी गणेश्वर सभ्यता हम पढ़ते हैं। गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। वैसे तो हम सभ्यताएं पढ़ते हैं किस, कौन से सब्जेक्ट में? हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का इतिहास में पढ़ेंगे वैसे हम, पर फिर भी कुछ बातें आ जाती हैं इन सभ्यताओं के बारे में, तो लिख ही लेते हैं। यहाँ पे लिख लो, थोड़ी बातें लिख लो। हेडिंग डालो, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना कहाँ? झुंझुनू है ना? नीम का थाना।
आपको पता है नीम का थाना कुछ समय पहले क्या बना था? जिला बना था। और सीकर को क्या बना दिया था? संभाग बना दिया गया था। सीकर को क्या बनाया था? सीकर को बनाया था ना संभाग, नया संभाग। और इसको नीम का थाना क्या बना दिया था? जिला बना दिया था। अब ना तो सीकर संभाग रहा और ना ही टोटाछड़ा का बहुत बड़ा योगदान था उस समय। वहाँ की जनता को तो फायदा ही था कि इस बात का, ऐसी बात नहीं। अगर जैसे कोई जिला बनता है, संभाग बनता है, जनता को दूर नहीं जाना पड़ता, वहाँ के वहीं सारे काम हो जाते हैं उनके। पर ठीक है, ये राजनीतिक व्यवस्था मान लो या जो भी कारण मान लीजिए आप, कुल मिला के वर्तमान में नहीं। ठीक है ना? नीम का थाना सीकर। तो हमें तो केवल गणेश्वर सभ्यता के बारे में याद रखना है कि ये कहाँ पर मिली है? नीम का थाना सीकर। नीम का थाना सीकर में जो गणेश्वर सभ्यता मिली है, इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, इस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। देखिएगा, इसकी खोज। अब की बार आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है, इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि पूरा चित्रों के साथ पढ़ाऊँ आपकी बार। खोज किसने की थी इसकी? आर.सी. अग्रवाल। किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने। बातें ना करें, विजय कुमार ने। देखो, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने। आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम क्या है? रमेश चंद्र। क्या है? रमेश चंद्र अग्रवाल। रमेश चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने इसकी खोज की है। देखो, यहां से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा है। उनमें जो उपकरण मिले हैं उनमें तांबे के उपकरण ज्यादा मिले, मतलब। देखो, यहां से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबे के हैं। तांबे के 99% तांबे के हैं। देखो, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? और ताम्रवर्ती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ को। किसको कहते हैं? और ताम्र डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? झुंझुनू को। देखो, नोट डालो, नोट। ताम्रवती नगर आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। जबकि ताम्र जिला झुंझुनू को कहते हैं। ताम्र जिला किसको कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं। और ताम्र नगरी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। किसको कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ताम्र नगरी लिखा है ना मैंने आपको। इसे ताम्र नहीं, ताम्रवती नगरी तो आहड़ को कहते हैं, लेकिन उसकी सॉरी जननी। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। लेकिन ताम्र नगरी आहड़ को और ताम्र जिला झुंझुनू को। ये था का। नहीं नहीं, वो मेरे से गलती से बोला। अब जो गणेश्वर सभ्यता है ना, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर के नाम से भी जान, पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। यहां से मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। ये मछली पकड़ने का कांटा है ना, इससे तो कई बार सवाल आया है कि कौन सी सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। क्या होता है मछली पकड़ने का कांटा? वो जैसा होता है, वो समुद्र में डालते ही हो जो, उसमें मछली आ जाती है।
अच्छा, उसको पकड़ती फिर वो मछली आ जाती, मतलब फंस जाता है उसका मुंह में वो कांटा, ऐसे मछली। अच्छा, नहीं, हाँ, ये कांटा मतलब ये कहने का मतलब कांटा उस समय भी मिलता था। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई शुरुआत वहां से हुई होगी, हो सकता है इससे पहले भी अगर ऐसा होता होगा, पर सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिलते हैं वो यहीं मिलते हैं। देखो, आपको पता है, आपने देखा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जो घर है वो किसके बनाते थे? ईंटों के बनाते थे। कई जगह कच्ची के बनाए तो कई जगह पक्की के बनाए, लेकिन यहाँ पर पत्थर के घर बनाए। के बनाए? पत्थर के। लिखिएगा, इस सभ्यता के मकान ईंटों के न होकर पत्थरों के बनाए गए थे। लिख लिया? अब दूसरी लिखो, सुनारी सभ्यता, खेतड़ी में। कहाँ मिली है? खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। दो सभ्यताओं के अवशेष मिले यहाँ पर। देखो, ये तो ताम्र युगीन सभ्यता है। ये तो कैसी है गणेश्वर वाली? तो ताम्र युगीन। और ये है लोह युगीन। कैसी है? ये लोह युगीन सभ्यता है। लिख लिया? और इस नदी के बैसिन क्षेत्र को क्या कहते हैं? और जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उसको? आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी। हाँ, ये तो पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। देखो, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कांतली। आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये कांतली नदी है। देखिएगा, हैं? सुनार सभ्यता होगी। हम पूरी सभ्यता थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो लिखा देता हूँ मैं नदियों के। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं वो। कई बार सभ्यता नहीं पढ़ाते, लेकिन नदी से भी सवाल बन जाते हैं वहां पे। लिखिएगा, कांतली नदी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। क्या ये फैक्ट सही है? एक विद्यार्थी, एक कस्बा कह सकते हो आप इसको, तहसील कह सकते हो, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी जो कस्बा है वो इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। देखिएगा, उदयपुर वाटी तहसील कांतली नदी के किनारे पर ही स्थित है, जहां पर यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। इसके यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। हाँ, देखो, ये जो कांतली नदी बहती है ना, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं तरावटी बेसिन। और तरावटी बेसिन में जो बीहड़ पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मतलब जो घास वगैरह चारा घास पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? बीहड़ नहीं, बीहड़ तो वहां पाए जाते हैं चंबल में। बीड़, यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चारा गांव को क्या बोलते हैं? बीड़, बीड़, बीड़ कहते हैं।
और बल्कि बीहड़ कहाँ है? बीड़ तो कांतली और बीहड़ चंबल। आप लिखिएगा, मैं लिखा देता हूं। इस नदी के पास स्थित घास के मैदान, घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़, बीड़ कहते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। और इसी बीड़ क्षेत्र में, मतलब जो घास का मैदान है ना, इसी बीड़ क्षेत्र में पहला मोर अभ्यारण्य खोला जाएगा। देखिएगा, तथा इसी क्षेत्र में राजस्थान का पहला मोर, पक्षी होता है ना, मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित है। देख लेना करंट में इसको ना, प्रस्तावित है। लिख लिया विद्यार्थियों? अभी तक हमने दो नदियां देखी। एक नदी तो आई उत्तर की तरफ से और पाकिस्तान में चली गई, और उस नदी का नाम क्या था? घग्गर नदी था। और एक पड़ी सीकर झुंझुनू में। किसमें पड़ी? सीकर झुंझुनू में, जिसका नाम क्या था? कांतली नदी। दो ही नदियां हुई अभी तक तो। अब एक और नदी पढ़ लेते हैं जो जैसलमेर में प्रवाहित होती है, और उसका नाम क्या है? काकनी, काकने, या फिर मसूरदी। मसूरदी। लिखिएगा, अगली नदी का नाम लिखो। अरे बहन जी, जगह छोड़नी, ध्यान रखना, सबके चित्र बनाने। जगह कहाँ छोड़ी आपने? इसकी कहाँ छोड़ी? है अब छोड़ेगी बाद में। चित्र पहले बनता है बहन जी, मुझे पागल मत बनाओगे सर, बाद में बनता है, ठीक है ना? हाँ। पहले डायग्राम बनाना होता है। जो भी है कुल मिला के डायग्राम होने चाहिए। मैं चेक करूंगा और के चेक करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन नदियों के जरूर चेक करूंगा। डायग्राम पूरा बनाओगे आप, उद्गम, फिर बहती है वो कितने किलोमीटर बहती है वो लिखोगे, अलग कलर से उसको दर्शाओगे पूरी नदी को, फिर उसकी सहायक नदियों को दर्शाओगे। लिख लिया विद्यार्थियों? देखिए, हैं अन्य नाम, अन्य नाम लिख सकते हो आप, काकनी, काकने, मसूरदी, जो भी नाम लिखना चाहते हो वो लिख लो। अन्य नाम का मतलब ये नहीं है कि अन्य की जगह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो सकता है। पर कोशिश करना विद्यार्थियों, जब नदियाँ इतना डीप तरीके से पढ़ रहे हैं तो नदियों का कोई क्वेश्चन गलत ना होनी चाहिए। अगर फिर भी क्वेश्चन गलत होता है तो फिर कहीं ना कहीं या तो पढ़ाने में कमी है या फिर पढ़ने में कमी है। क्योंकि मेरी तरफ से मैं बहुत अच्छे फैक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि प्रत्येक टीचर अपनी तरफ से अच्छे फैक्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन मैं भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये जो वीडियो जितने भी बना रहा हूँ, ये किसी को पसंद आवे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो उससे भी अच्छी बात है। मेरा काम केवल पढ़ाना है, ठीक है ना? अब इसका चित्र बता देता हूँ। ये चित्र बना लेना आप इसका, ये डायग्राम बना लेना। बना लोगे? और देखो, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? यही कांकनी नदी, जो कि जैसलमेर में प्रवाहित होती है। एक जिले में शुरू, एक जिले में समाप्त। देखिएगा, और साइज 17 किलोमीटर बताते हैं इसकी लंबाई। कितनी? 17। देखिएगा, ये राजस्थान में
आंतरिक प्रवाह की, यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। उद्गम लिखो सबसे पहले आप। कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से, इस उद्गम ऐसे लिखना, उद्गम लिखना, उद्गम। तो उद्गम कहां से होता है? कोटड़ी पहाड़ी से, कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से। कोटड़ी से मिठड़ी मिठड़ी नहीं, वो मीठा गांव है, मीठा खाड़ी तक। हाँ मिठड़ी है, वो अलग है, वो नदी है खुद मिठड़ी, लूणी की सहायक नदी। उद्गम लिख लिया आपने इसका। कोटड़ी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से। विलुप्त लिख लो, मीठा खाड़ी। कहां पर विलुप्त होती है? मीठा खाड़ी में। और मीठा खाड़ी भी कहाँ है? जैसलमेर में। और कोटड़ी गांव की पहाड़ियां भी कहाँ है? जैसलमेर में ही, ब्रैकेट में लिख लेना। लिख लिया। ये नदी जैसलमेर से ही इसका उद्गम होता है और जैसलमेर में ही ये विलुप्त हो जाती है। तो लिखिएगा, ये नदी जैसलमेर से ही उद्गम होता है। ऐसे लिखना था, इस नदी का उद्गम जैसलमेर से ही होता है और जैसलमेर में ही प्रवाहित होती है और जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है ना। मतलब उद्गम, प्रवाह और विलुपन तीनों ही कहाँ होते हैं? जैसलमेर में हो जाते हैं। 17 किलोमीटर। कई आंकड़ों में आपको 17 मिलेगा, कई जगह 27 मिलता है। ज्यादा पानी आ जाता है तो आगे तक चल जाती है, तो वैसे 17 ही बताना आपको आंकड़ा। 17 किलोमीटर कितना है? 17 किलोमीटर। लिख लिया? लिखिएगा। देखो ये जात उद्गम कहां से होता है? कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से। और कहां तक जाती है? मीठा खाड़ी तक। लेकिन बीच में एक झील आ गई, भूज झील। कौन सी? भूज झील। तो भूज झील को भी ये जल प्राप्त, मतलब भूज झील का जल स्रोत है एक प्रकार से, है कि नहीं? इस नदी का जल कहां पर जाके गिरता है? कौन सी झील में जाके गिरता है? भूज झील में। लेकिन समापन नहीं है वहां पर, केवल उसको जल उपलब्ध करवाती है। अगला फैक्ट लिखो, यह नदी भूज झील को जल उपलब्ध करवाती है। जल उपलब्ध करवाती है। अब भूज झील को तो हम कहाँ पढ़ेंगे बताओ? झील टॉपिक होता है एक पूरा, झीलों के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन सर इतना तो बता ही दो कि मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, क्योंकि पश्चिमी इलाका है लेकिन नदी का पानी आ रहा है, हो सकता है मीठा होगा, तो मीठे पानी की झील है। जरूर नहीं है रेगिस्तान में खारा ही पानी मिले, मीठा भी मिलता है। लिखो, ये मीठे पानी की झील है। पानी कैसा है इसका? मीठा। ये मीठे पानी की झील है। बरसात के टाइम में तो बहेगी, ऐसे तो सूखी पड़ी है अभी तो। हाँ, बाकी तो सूख ही जाती है सब, झीले विले सब सूख जाती है, इतना गर्मी पड़ती है तो उसमें कहाँ रुकिएगा पानी। देख लिया? अब बताओ भुज झील कहाँ है? प्रॉपर लोकेशन बताओ, कहाँ पर? रूपसी गांव, जैसलमेर। देखो झील को रेखांकित कर लो, ये झील रूपसी गांव जैसलमेर में उपलब्ध है, स्थित है।
देखो विद्यार्थियों, रेगिस्तान इलाका है, इधर क्या है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है। नदी जिस इलाके में बह रही है, अगर वहाँ पर कोई मरुस्थल आ गया, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, दोहरे स्तूप जिसको बोलते हैं, बालू का स्तूप, कोई सामने आ गया तो नदी तो पानी तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाएगी। तो ये राजस्थान की सबसे ज्यादा धोखा देने वाली नदी है, यानी कि मार्ग बदलने वाली नदी है। देखिएगा, यह राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी मानी जाती है। देख लिया? अब विद्यार्थी, इसकी भी सहायक नदियां हैं, इसकी भी सहायक नदियां, ध्यान रखना, लिखिएगा। सहायक नदियां लिखो, धरवा और धोगड़ी। धरवा और धोगड़ी, धरवा और धोगड़ी। क्या जैसलमेर में एक ही नदी बहती है, काकनी? उसके अलावा कोई नदी नहीं बहती? और भी नदी बहती। देखो, ये धरवा और धोगड़ी तो किसकी सहायक नदियां है? काकनी की सहायक नदियां है। तो लेकिन और भी नदियां जैसलमेर में बहती है। तो ऐसे लिखो, जैसलमेर बेसिन की प्रमुख नदियां। जैसलमेर बेसिन का मतलब जैसलमेर क्षेत्र में जो नदियां बहती हो। जैसलमेर बेसिन की प्रमुख नदियां, इनको सहायक नदियां मत बता देना, इसकी काकनी की वो लिखवा दी मैंने कौन कौन सी थी। ये तो नदियों का नाम लिखा रहा हूँ केवल मैं, छोटी मोटी नदियां है। लिखो, एक तो काकनी नदी खुद आ जाती है, ये तो खुद आ जाती है काकनी नदी, और इसके बारे में मैंने पढ़ाई दी आपको। दूसरी नदी लिखो, रोहिली, रोहिली नदी। आपसे पूछा जाए, रोहिली नदी कहां पर बहती है? जैसलमेर में बहती है। लिख लिया? लिखो, पितकी नदी, पितकी नदी कौन सी नदी? लिखो, घूघरी नदी, लिखो, टुकड़ी नदी, जैसलमेर के जो नदी तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदी आती है? काकनी नदी, रोहिली नदी, और बितकी नदी, और घुघरी नदी, और सूकड़ी नदी। विद्यार्थी, लिख लिया? लिखो, नोट डालो, नोट। नोट डालिएगा, जैसलमेर की रोहिली नदी और बाड़मेर की नीमड़ी नदी कौन सी? अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको लिखा है जैसलमेर बेसिन की प्रमुख नदियां, मतलब जैसलमेर जिले में और कौन कौन सी नदियां बहती है। तो आपने लिखा काकनी, रोहिली, बितकी, घुघरी और सुकड़ी नदी, लिखा है ना? ये सारी नदियां जैसलमेर में बहती है। अब मैंने जो नीमड़ी नदी का नाम लिखा है, ये कहाँ पर बहती है? बाड़मेर में बहती है। कहाँ पे बहती है? बाड़मेर में। तो बाड़मेर की नीमड़ी नदी और जैसलमेर की रोहिली नदी में एक बार पानी ज्यादा आ गया था, मतलब कहने का मतलब जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में बारिश ज्यादा हो गई थी, तो इसकी वजह से कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। मैं वही बाढ़ के बारे में लिखाना चाह रहा हूँ। नोट डाल, क्या लिखा आपने? नीमड़ी नदी, इन दोनों नदियों के कारण
कारण ही 2006-7 में 2006-7 में कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। अरे विद्यार्थियों, रेगिस्तानी क्षेत्र है, बाढ़ बना रहे हो वहां पे, डूब गए सब, क्योंकि पानी निकला ही नहीं कहीं पर, निकलने की व्यवस्था ही नहीं वहां पर। तो अगर आज भी अगर मरुस्थल में ज्यादा बारिश हो जाए ना, डूब जाए पूरे लोग, निकासी नहीं है वहां पर। कहाँ जाएगा पानी वहां का? अरे तो तुरंत तो कितना सोखेगी, जब लगातार पानी पानी आ रहा तो कितना सोखेगी जमीन? कोई ऐसे थोड़ी कुआं थोड़ी कुदरा जो डायरेक्ट चल जाएगा पूरा पानी, वो तो धीरे धीरे जाता है। और जब लगातार तेज बारिश होती है ना, तो कितना, चलो एक एक बूंद को लेके चल जाएगा, बाकी बाकी तो भरेगा ना, धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ेगा तुरंत ही। और वहां नदियां भी नहीं है। यहाँ तो चलो अपने जैसे अगर पूर्वी राजस्थान की तरफ बारिश हो जाती है तो नदियों के द्वारा पानी को निकाल देते पूरे को, जाता कि नहीं जाता? शहरों में बारिश होती, रुकता है क्या पानी? थोड़ी देर बाद में तो पानी बचता ही नहीं है, बारिश भी हुई थी। और वहीं अगर आप ग्रामीण इलाके में देखो, बारिश हो जाती तो खेतों में पानी पानी हो जाता है। तो इधर तो पूरा खेत ही तो खेत है, पूरे जमीन ही जमीन पड़ी है, पानी पानी हो जाता है। अब आसपास लोगों को झोपड़े में बना बना के रहते हैं, वो तो डूब जाएंगे सब, वो निकालने वाला भी नहीं पहुंचेगा। क्या लिखा है? बाढ़ आ जाती नहीं, बाढ़ आई थी 2006-7 में। क्या आई थी? कवास क्षेत्र में बाढ़ आई थी। तो 2006-7 में जो कवास क्षेत्र में बाढ़ आई, वो कौन सी दो नदियों के कारण आई थी? नेमड़ी और रोहिल। उससे पहले इन नदियों को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पढ़ता था। कौन पढ़ता है छोटी मोटी नदियों को? बताओ, छोटे मोटे नाले हैं वहां के, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इनकी वजह से बाढ़ आई तो हाईलाइट रहा, और उस समय जितने भी एग्जाम हुए, सब एग्जाम में इन नदियों का नाम पूछा गया। तो अभी भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सी नदी है, कौन से क्षेत्र में बाढ़ आई थी बहन जी? कहाँ कवास? कवास जैसलमेर में है? अब बताओ, कवास बाड़मेर में है, लिख लो कवास के ब्रैकेट बाड़मेर। और जो नीमड़ी नदी लिखी, इसको नीमड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीमड़ा नदी। और नीमड़ा नदी कहाँ प्रवाहित होती है बताओ? बाड़मेर में। लिख लिया? लिखो, भंगाणी नदी। हाँ, ये हो गया। देखो, कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, ये इसी का चित्र था पूरा। सारी बातें आ गई ना, ये जो मैप में है, जो आई कि नहीं आई? एक छोटी सी नदी है जिसका नाम लिख लो, भंगाणी नदी। कौन सी? बंगानी, ये बंगानी भी हो सकता है, भंगाणी नदी, बंगानी है। ये तो अलग है ना बहन जी, मैं खाली कही मैंने, बताओ, अलग से नदी पढ़ा रहा हूँ, चित्र बनाना पड़ेगा इसका। लिखो, ये नदी अलवर में प्रवाहित होती है। कहाँ पर? अलवर में। लिखो तो सही, छोटी सी नदी है, सब कुछ थोड़ा लिखना पड़ेगा इसके बारे में। अलवर में प्रवाहित होती है। क्यों नहीं बना? यहाँ से उद्गम कर लो, नदी ले जाओ, बन गया चित्र। और क्या चाहिए? बीच में अगर कोई बांध आ रहा तो बांध बना दो, सबके चित्र बनते हैं। लिख लिया? कहाँ बहती है? अलवर में प्रवाहित होती है। और काकनबाड़ी का जो दुर्ग है ना, उसके पास से ही निकलती है, लिखिएगा, जो कि काकनबाड़ी दुर्ग के पास में ही प्रवाहित होती है, और मानसरोवर बांध में अपना जल गिराती है। इसमें मानसरोवर बांध में अपना जल गिराती है। लिख लिया?
ठीक है, और अगली नदी के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू विद्यार्थी।